एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस टेस्ट जो हम करने लग रहे हैं और उसी में आगे आज हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 32। 31 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ये हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ की क्लासेस चला रखी हैं और इसमें हम करने वाले सारे प्रैक्टिस सेट जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित हैं। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम जो कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और उसकी तैयारी जारी रखने के लिए हम डेली टेस्ट सीरीज करने लग रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशली तैयार किया गया है, इसमें 100% है और ये जो 100% आपसे पूछे जाएंगे ये उसी पैटर्न पर होंगे जो HSSC आपसे पूछेगी। यानी कि जो आपका सीईटी का पेपर होगा उसी पैटर्न के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है एज इट इज। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले आएगी जीके और जीके के अंदर ही कंप्यूटर के पर्सन शामिल हैं। उसके बाद 22% है वो हरियाणा जीके के हैं। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं, 7 सब्जेक्ट हैं जिनकी सहायता से 100% तैयार किए गए हैं। पेपर जो होगा सीईटी का उसमें 7 ही टॉपिक आएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे जो रूरल मार्केटिंग वगैरह वो सारे हटा दिए गए हैं सीईटी के नोटिफिकेशन में। तो इन्हीं 7 टॉपिक से 100% तैयार किए गए हैं और आपका जो पेपर होगा वो इसी प्रैक्टिस टेस्ट जो हम करें इसी के आधार पर आएगा, सेम इसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा। आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है, उनके हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी। क्लास की PDF आपको मिलेगी और PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर जरूर करें, काफ़ी मज़ेदार कंटेंट है। सीईटी को ध्यान में रखते हुए स्पेशली ये तैयार किया गया कंटेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और ये पहला प्रश्न है जो जीके का होगा। तो पहला प्रश्न दिया है इसमें, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। यानी कि अशोक ने देखो बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अशोक ने वो बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। तो इसका क्या प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, देवनाम PM का उपाधि, मोक्ष में विश्वास या पशु चिकित्सालय इन्होंने खोले थे। तो ये जो सारी बातें हैं कि अशोक का हिंदू धर्म में भी आस्था थी और वो था इसका जो टाइटल धारण किया था देवनामपिया का। ठीक है, देवनामपिया का इसने टाइटल धारण किया था। ये दिखाता है कि अशोक की हिंदू धर्म में आस्था थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक ने देवनामपिया की उपाधि धारण करी थी। देवनामपिया ये इसलिए इसकी हिंदू धर्म की आस्था को दर्शाता है। हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था, ये भी ध्यान रखना। अशोक ने अपने पुत्र को और बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ये भी ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 2, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर में, सलहार के युद्ध में, रायगढ़ के युद्ध में या शिवनेर के युद्ध में? तो शिवाजी ने जो मुगलों को हराया था वो हराया था सलहार के युद्ध में। सलहार का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1659 में। सलहार का युद्ध हुआ था 1659 में और इसमें शिवाजी ने मुगलों को हराया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर जन्म पूछे तो वो हुआ था 1627 में। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1627 से लेकर 1674 का इनका टेन्योर रहा। 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1627 से लेकर 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में, और ये युद्ध कब हुआ था? 1659 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में, मिदनापुर में, कलकत्ता या फिर मुर्शिदाबाद? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक के अंदर। कटक कहाँ है? ये है उड़ीसा के अंदर। ठीक है,
कटक के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, पराक्रम दिवस। क्या बनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया जाता है। ठीक है, किस लिए बनाया जाता है पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के ऊपर। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, कटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर है, ये ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना करी थी। त्रिपुरी अधिवेशन में प्रेसिडेंट चुने गए थे। 1938 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1900 हरिपुरा अधिवेशन में 1900 देखो, दो बात ध्यान रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। एक तो था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 1939 में था और वो था त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें भी प्रेसिडेंट चुने गए थे, लेकिन जो गांधी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए थे। इसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया था गांधी के विरोध के बाद, और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 3-4 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 के अंदर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कि ऐसे कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि जो भी कोई अटैक होगा भारत से कोई, यानी कि भारत के ऊपर कोई बाहर से आक्रमण करेगा या फिर अंदर से कोई विद्रोह होगा, तो केंद्र की जानकारी जवाबदारी होगी, जो यूनियन है, जो संघ है, उसकी जवाबदारी होगी कि वो उसकी रक्षा करे। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये जो बात लिखी गई है, ये लिखी गई है अनुच्छेद 355 के अंदर। अनुच्छेद 355 के अंदर ये बात लिखी गई है कि जो संघ है वो राज्य की रक्षा करेगा, बाहरी या आंतरिक कलह कैसे भी कुछ भी हो। ठीक है, अनुच्छेद 355 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 5। हिमालय में जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने की गति कैसी है। हिमालय में ग्लेशियर किस हिसाब से पिघल रहे हैं, बहुत कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो हिमालय पर्वत पर जो ग्लेशियर हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से पिघल रहे हैं, बहुत ही तेज गति से हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं प्रदूषण के कारण। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है, गंगा नदी, वहाँ से पहले जो गौमुख था वो इतने आगे था, अब वो कम से कम 20 किलोमीटर पीछे चला गया। इतनी जल्दी बहुत फास्ट गति से वो पिघलने लग रहा है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, कलकत्ता, चेन्नई, मंगलोर या फिर दिल्ली। तो सबसे कम बारिश होती है चेन्नई के अंदर। कहाँ होती है सबसे कम बारिश, चेन्नई के अंदर सबसे कम बारिश होती है, लगभग 40 सेंटीमीटर बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई के अंदर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 7। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट। तो वो पहुंचता है 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, 8 मिनट के अंदर पहुंचता है। ठीक है, प्रॉपर आंसर आएगा 8 मिनट 16 सेकंड, ये इसका पूरा आंसर होगा। 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर जो सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी गैस ओजोन परत के जो डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षरण के लिए ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो वैसे तो ये सारी गैसें हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है जो ओजोन परत के लिए नुकसान पहुंचा रही ओजोन को सबसे अधिक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पहले फ्रिज रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज ये की जाती थी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HY की फुल फॉर्म क्या है, HIV की ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
ठीक है। HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है HIV से। ठीक है, HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है HIV से। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। HIV से होने वाला रोग एड्स आ जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। उनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? घटपर्णी, अमरबेल, ब्लैडवार्ट या फिर सूरजमुखी। तो परजीवी जो पौधा है वो है अमरबेल। इनमें से जो परजीवी पौधा पूछा गया है वो है अमरबेल। ठीक, अमरबेल ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित होता है, इसका जो भी खाना पीना होता है सारा दूसरे पेड़ों के ऊपर निर्भर रहता है। तो अमरबेल इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है, 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता था? 2024 का। ठीक है, 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसने जीता था? 2024 में जीता था ललिया लुंजा और इंदुमती ने। लेकिन हम बात करते हैं अब 2024 की नहीं, 2025 की। अगर हम पूछे 2025 में अब किसने जीता है हाल फिलहाल में, तो वो किसने जीता है? वो जीता है सुभाषित बोस ने। सुभाषित बोस इसने जीता है। और फीमेल की बात करें तो वो जीता है सौम्या ने। ठीक है, देखो 2024 की बात करें तो मेंस में जीता था इसने ललियान ज्वाला ने, और फीमेल में वुमेन में जीता था इंदुमती ने। ये जीता था 2024 ने। लेकिन अगर हम बात करें 2025 की तो मेंस में जीता था सुभाष चंद्र बोस, याद रखना पर। ठीक है, सुभाषिस बोस इसने जीता था। और फीमेल की बात करें, फीमेल में जीता था सौम्या गांगुली ने। तो ये दो नाम आपने याद रखने 2025 वाले के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस PSU ने स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में उत्कृष्टता के लिए 2 CSR टाइम्स अवार्ड जीते हैं? Which PSU has recently won 2 CSR times reward for excellence in healthcare and skill development? पहला है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तीसरा है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और चौथा है GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये जो अवार्ड जीता है, ये जीता गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 2 CSR अवार्ड इसने जीते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग करते समय श्रेणियों के रुझान को देखने के लिए किया जाता है? ब्लैंक चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम और कैटेगरी। समय या श्रेणियों का रुझान देखने के लिए कौन सा जो चार्ट है उसका प्रयोग किया जाता है? टाइम्स का, बार का, डोनट का, क्यू का या फिर पाई का? तो वो जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है क्यू का, लाइन का। लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाइन चार्ट आएगा, ये लाइन चार्ट। ठीक है, क्यू नहीं आएगा, लाइन आएगा, लाइन चार्ट। अगला है प्रश्न नंबर 14, इसमें दिया है आवश्यक डाटा, असंगतता, निर्भरता और अनाधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या कौन सा करवाता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आवश्यक डाटा, निर्भरता, अनाधिकृत पहुंच संबंधी समस्याओं को कम करता है? DBMS, डाटाबेस, टेबल्स या फिर प्रोटेक्शन पासवर्ड? तो वो जो है वो है DBMS। कौन सा है वो? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए भाई जो हमने टाइप कर लिया उसका प्रीव्यू देखते हैं कैसा प्रिंट निकलेगा। तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो वो है Ctrl+F2। Ctrl+F2 शॉर्टकट की यूज की जाती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रश्न नंबर 16 है, अर्थशास्त्र में NDP का क्या नाम है? NDP की फुल फॉर्म क्या होती है इकोनॉमिक्स के अंदर?
तो एनडीपी होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होती है एनडीपी। एनडीपी क्या होती है? एनडीपी क्या होती है? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो। ठीक है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो, एनडीपी आएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला है प्रश्न नंबर 17। भारत में रोलिंग प्लान लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जब भारत में रोलिंग प्लान लागू किया तो उस समय भारत का जो सीएम है वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? तो उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई। जब भारत के अंदर रोलिंग प्लान जो हुआ था, ठीक है, कब की बात है ये? 1978 की बात है। 1978 से 79 और 80 से 2 साल रहा था रोलिंग प्लान। ठीक है, मोरारजी देसाई उस समय जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये ध्यान रखना, 1978 से लेकर 1980 तक 2 साल ये रहा था रोलिंग प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के समय की बात है ये। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब या दादा भाई नौरोजी? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के मुस्लिम वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कब की बात है ये? 1887 के अंदर जो मद्रास अधिवेशन था उसमें बने थे ये। 1887 के मद्रास अधिवेशन में ये बने थे। ठीक है, इसके अलावा 1885 का जो अधिवेशन था उसमें पहले बने थे वोमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी 1885 वाले अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1886 में कौन बने थे? वो बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और 1887 में बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। देखो 18 प्रश्न हो गए यहाँ पे, हमारी जिक्के पूरी हो गई, जिक्के और कंप्यूटर के। अब प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हमारी शुरू होती है हरियाणा जिक्के। प्रश्न नंबर 19 से हरियाणा जिक्के शुरू हो रही है। और क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और पहली बार क्लास देख रहे हो तो एक बार नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं हरियाणा जिक्के। तो प्रश्न नंबर 19 दिया है, हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था? हिसार शहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? 1353, 1356, 1355 या फिर 1354? तो हिसार का निर्माण हुआ था 1354 के अंदर। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का निर्माण करवाया था 1354 के अंदर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 है, महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको महाभारत के महाभारत के काल में किस नाम से जाना जाता था? सिसिरा, सोसिरा, सोरिष्क का या सिरसा? तो वो था सैरिस का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सिरसा को सैरिस का नाम से जाना जाता था महाभारत काल के अंदर। प्रश्न नंबर 21 है, कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ पर है? नरवाना में भी है, डबवाड़ी में भी है, साहा में भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो फूड आधारित जो पार्क है, एग्रीकल्चर बेस्ड फूड पार्क है, ये नरवाना, साहा और डबवाड़ी तीनों जगह हैं। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के एक IAS अधिकारी थे? UPSC के जो चेयरमैन हैं उसमें से कौन सा ऐसा चेयरमैन है जो हरियाणा कैडर का IAS अधिकारी रह चुका है? IAS अधिकारी जो अलग अलग स्टेट के कैडर के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं, उसके बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट वाले IAS को ही बुलाया जाता है। तो उसमें से एक हरियाणा का ऐसा कौन सा IAS है जो UPSC का चेयरमैन रह चुका है, UPSC का मेंबर रह चुका है? ये आपको इसमें से बताना है। तो पहला ऑप्शन है माता प्रसाद, दूसरा है सुबेरा दत्ता, ऑप्शन सी है PC होत्री। तो ये आएगा ऑप्शन सी, PC होत्री और SK मिश्रा। तो इसका जो आंसर है वो है SK मिश्रा। SK मिश्रा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर है?
इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर है? पिंजौर, रेवाड़ी, गुड़गांव, पानीपत। तो वो है पानीपत के अंदर। ठीक है, इब्राहिम लोदी की कब्र है पानीपत के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, 2017 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने किस श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता था? 2017 की बात हो रही है इसमें, और उसने जीता था 55 किलो भार में। आपको स्टैटिक डाटा है, पूरा डाटा है, बस सिर्फ रटना है किस्म से, ये मान लिए 55 किलोग्राम, इसमें कोई याद करने की बात ही नहीं, सिर्फ 55 किलोग्राम आपको याद रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 25। इसमें दिया है, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहान आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जहान आरा जो बाग था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था ये। हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम या राव तुलाराम स्टेडियम। तो जो नाम रखा गया है झज्जर का जो पार्क था उसका नाम अब वो रखा गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। जहान आरा जो बाग था उसका नाम रखा गया है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 26 दिया है, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है? तुलिका गांगुली जो फरीदाबाद से है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? प्लेबैक सिंगर है, रियलिटी शो में भी जाती है, या फिर दोनों करती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तुलिका गांगुली है इसका संबंध किससे है? प्लेबैक सिंगिंग एंड रियलिटी शोज से। फरीदाबाद से ये संबंधित रखती है, टीवी पर रियलिटी शो वगैरह में भी ये आती है। ठीक है, तुलिका गांधी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है? हरियाणा भारत के किस हिस्से में है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व में? तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा भारत के किस में है? तो वो है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट। आप एसएससी का फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें NWR रीजन आपको चूज करना पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी ने किसके विरुद्ध लड़ा था? पानीपत की पहली लड़ाई, देखो पानीपत की लड़ाई हुई थी 3, 1526, 1556 और 1761 में। ठीक है, 1526, 1556 और 1761 में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक, सबसे लास्ट वाली जो हुई थी मराठा के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। एक लड़ाई हुई थी अकबर की, और एक लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर की। तो इसमें पूछा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो वो हुई थी बाबर के साथ। किसके साथ हुई थी? बाबर के साथ। पानीपत का पहला लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1526 के अंदर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 29। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बना है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भिवानी नहर पर, गुड़गांव नहर पर, भाखड़ा नहर पर या फिर पश्चिम यमुना नहर पर? तो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना की जो बात करें ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम यमुना नहर पर, पश्चिम यमुना नहर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है, पंचायती राज एक कैसा निधि है? धार्मिक है, शासन है, व्यापार है या फिर शहरी है? तो पंचायती राज जो है ये एक सरकारी शासन है, स्थानीय स्वशासन, गवर्नमेंट विधि है ये पंचायती राज। ठीक है, सरकार से सीधा संबंध होता है इसका। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 दिया है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून या फिर जून जुलाई? तो गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है, गणगौर का त्यौहार, और ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल के अंदर। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल के अंदर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। और अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो कौन सा महीना आता है? चैत्र महीने के अंदर ये मनाया जाता है गणगौर। प्रश्न नंबर 32 दिया है, कौन हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे? हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? राजा राम शास्त्री, दीनदयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा या रामचंद्र शास्त्री? तो हरियाणा झज्जर जो पहला समाचार पत्र था हरियाणा झज्जर, इसके संपादक कौन थे? हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो हरियाणा झज्जर के जो संपादक थे वो है दीनदयाल शर्मा। हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र है हरियाणा झज्जर, उसके हैं दीनदयाल शर्मा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है,
चरखी दादरी हरियाणा का नया जिला बना है। कब बना था ये? 2016 के अंदर। कौन सा जिला? 22वां जिला बना था। जिले के रूप में घोषित होने से पहले ये हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? चरखी दादरी को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया? हरियाणा का सबसे लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो है चरखी दादरी, 22वां डिस्ट्रिक्ट बना था, 2016 की बात है। तो दादरी किससे अलग हुआ था? हिसार से, भिवानी से, पानीपत से या फिर अम्बाड़ा से? तो ये अलग हुआ था भिवानी से। भिवानी से अलग होकर दादरी बनाया गया था 2016 के अंदर। हरियाणा का 22वां जिला है ये। प्रश्न नंबर 34 है, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? बड़खल लेक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जो है वो किस साल स्थापित किया गया था? 1973, 74, 75 या फिर 76 के अंदर? तो ये जो स्थापित किया गया था ये स्थापित किया गया था 1972 के अंदर। 1972-73 के अंदर ये स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर है ये? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है ये 1972 में किया गया था और 1973 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो 1972 भी सही है और 1973 भी। अगर पेपर में ऑप्शन आए सिर्फ एक तो 1972 आपको लगा के आना है। ठीक है, 1972 में ये हुआ था। प्रश्न नंबर 35 है, हरियाणा में अली वर्दी खां का मकबरा किस जिले में है? अली वर्दी खान का मकबरा कहाँ पर है? गुड़गांव, फतेहाबाद, हिसार या फिर करनाल? अली वर्दी खां का मकबरा और ये है गुड़गांव के अंदर। अली वर्दी खां का मकबरा कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, फर्रुखनगर के आसपास है ये। प्रश्न नंबर 36 दिया है, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी यानी जो परमानेंट बहती है, बारिश के ऊपर निर्भर नहीं करती, घग्गर, यमुना, हकरा या मारकंडा? तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, हथनी कुंड बैराज से। ठीक है, हथनी कुंड बैराज है यहाँ पर। ठीक है, और ये यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करते हैं यमुना नदी, और ये हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। हरियाणा के पूर्व दिशा की ओर ये बहती है। पानीपत, सोनीपत, बहादुरगढ़, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा नहीं, यमुनानगर, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो यमुना नदी है ये बहती है हरियाणा में। प्रश्न नंबर 37 है, किस एक तंत्रीय वाद एवं वाद पर सांगी एवं लोक गायक गीत करते हैं? एक जो म्यूजिक से डांस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकतारा। क्या बोलते हैं? इकतारा उसको बोलते हैं। इकतारा ऑप्शन में दिया नहीं है तो वो क्या होती है? सारंगी। क्या होता है इसका प्रॉपर नाम? सारंगी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तंत्रीय वाद्य यंत्र है, एक हितार बंधा हुआ होता है उसको बजाते रहते हैं, वो होता है सारंगी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, यमुना नदी खालिस्तान जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है ये बताना है। ये ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा था हमने 36 वाले में, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर या गुड़गांव? तो ये प्रवेश करती है यमुनानगर से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? कालेसर राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर के अंदर, और यमुना नदी हरियाणा में यहीं से प्रवेश करती है। हथिनी कुंड बैराज यहाँ पर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है कि 18वीं शताब्दी में राजा गजपत सिंह ने कौन सा शहर बसाया था? देखो, राजा गजपत सिंह का प्रश्न कई बार आया है। राजा गजपत सिंह का नाम आए तो सीधा जींद चले जाना। राजा गजपत सिंह कहाँ से संबंधित थे? जींद डिस्ट्रिक्ट से संबंध था इनका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 40 और इसमें दिया है जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, इसका क्षेत्रफल कितना है? देखो, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में 7 जिले बने थे, उसमें जींद भी है, हिसार भी है, गुड़गांव भी है, महेंद्रगढ़ भी है, अलग अलग ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अभी तक टुकड़े नहीं हुए हैं, पहले से ही था ये। तो जींद की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका क्षेत्रफल कितना है जींद का? तो जींद का क्षेत्रफल है 2702 किलोमीटर, 2702 स्क्वायर किलोमीटर जींद का क्षेत्रफल है। और इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। और जींद कब बना था? 1 नवंबर 1966 को ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 40 प्रश्न पूरे हो गए और यहाँ पे हमारी हरियाणा जीके पूरी हो चुकी है। जीके के प्रश्न हैं कंप्यूटर के और हरियाणा जीके के प्रश्न हमने कर लिए। अब 15 सवाल अंग्रेजी के, 15
प्रश्न आएंगे हिंदी के, 15 गणित के सवाल, 15 रीजनिंग के सवाल। अब ये 60 सवाल बचे हैं, 15-15 करके 4 टॉपिक अब हमने इसमें कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। 41 में पूछा है सिनोनियम आपको बताना है, वर्ड दिया है बैफल। सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और ये दिया है बैफल। सबसे पहले तो बैफल का मतलब क्या होता है? बैफल का मतलब होता है भ्रमित करना। भ्रमित करना, किसी को चकरा देना, किसी को पागल बनाना। इसका सिनोनियम पर्यायवाची बताना। डिस्कस का मतलब होता है किसी के साथ चर्चा करना। कन्विंस का मतलब क्या होता है? समझाना। कन्फ्यूज का मतलब कन्फ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना। और कन्विंस मतलब समझाना किसी को। तो इसका जो बैफल है वो इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फ्यूज कर देना। बैफल यानी कि कन्फ्यूज करना, चकरा देना, किसी को भ्रमित कर देना। और कन्फ्यूज का मतलब भी होता है बैफल करना, कन्फ्यूज करना, किसी को भी भ्रमित कर देना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, और 1 वर्ड आपको बताना है। सेंटेंस दिया है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। यादाश्त चले जाना, थोड़ी बहुत या सारी यादाश्त चले जाना। क्लेस्ट्रोफोबिया, एमनेशिया, नॉस्टैल्जिया या जीनोफोबिया। तो ए पार्शियली लॉस ऑफ मेमोरी, और ये होता है एमनेशिया। क्या होता है इसका मतलब? एमनेशिया, यादाश्त चले जाना। क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? बंद जगह से डर लगना, भीड़ भाड़ से, मतलब कोई एक ऐसी जगह, बंद कमरे में डर लगना। ठीक है, बंद जगह से डर लगना। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया होता है खिन्नता, विषाद की स्थिति। और जीनोफोबिया क्या होता है? विदेशियों के प्रति घृणा। जो नए अजनबी लोग हैं उनके प्रति डर, उनके प्रति घृणा होना, उनके प्रति नफरत करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमनेशिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, और आपको इसमें 1 वर्ड बताना है। हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। एक ही समय पर कुछ घटित होना उसको क्या कहते हैं? एक ही समय पर घटित होना उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। उसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली। ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू, अनावश्यक रूप से। ऑब्सोलेट मतलब प्राचीन, पुराना, जो ट्रेंड में नहीं है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। 4 में से 3 स्पेलिंग सही है, 1 स्पेलिंग गलत। आपको बताना गलत कौन सी है। रिसेप्शन, रिसेप्शन सही है। ठीक है। रिकमेंड, रिकमेंड भी सही है, सुझाव देना। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, ये भी सही है। रेडिकुलस, रेडिकुलस की स्पेलिंग इसमें गलत दी गई है। वो क्या होता है? RIDICULOUS, डबल एल इसमें नहीं आएगा। तो इसका जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो पूछा है वो आ जाएगा रेडिकुलस। यहाँ पे जो डबल एल दिया है इसकी जगह एक ही एल आएगा, डबल एल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद मतलब किसी का मजाक बनाना। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। विलेज मतलब गांव। विलन मतलब विलन जो होता है खलनायक। वेदर मतलब मौसम। ये है वेंसडे की स्पेलिंग गलत है। क्या होती है? WEDNES, वेडनेसडे। ये होती है वेडनेसडे की। ठीक है, वेडनेसडे मतलब बुधवार। ऑप्शन सी जो वेंसडे की स्पेलिंग दी गई है वो गलत दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, और आपको इसमें बताना है ईडियम। क्वेश्चन नंबर 46, ईडियम आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक यानी कि उलझनकारी समस्या, ऐसी समस्या जिसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है। वन हु इज कैपेबल, वन हु इज क्रूअल, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम इजली सोल्व। तो ये होता है ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए हार्ड नट टू क्रैक, एक मतलब ऐसा अखरोट जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो, यानी कि एक ऐसी कठिन समस्या। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, ईडियम बताना है इसमें भी। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, प्रत्येक नब्ज पहचान लेना। इसका मतलब है खून पसीना एक कर देना, मैक्सिमम हिम्मत करना। सारी एक ये कह रहे हैं, मैंने इसकी एक एक नब्ज देख ली, मतलब उसने सारी जांच पड़ताल कर ली, सारी खूब मेहनत उसने करी है उस चीज़ का पाने के लिए। टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, किसी भी काम के लिए अपना एडी चोटी तक एक कर देना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व। ठीक है। खून पसीना बहाना,
ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है और ये करना है फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान आपको भरना है। नूरी प्रेज्ड हिम, नूरी ने उसकी तारीफ करी फॉर हैविंग एन ब्लैक प्लान, उसका प्लान के लिए। कैसा प्लान था उसका? इंटेंस प्लान था, एक्सीलेंट प्लान था, इंडेफिनेट प्लान था या एलिमेंट्री प्लान था उसका? तो उसका जो प्लान था वो था एक्सीलेंट प्लान, एकदम प्रॉपर बढ़िया प्लान बना रखा था, इस वजह से उसने उसकी तारीफ करी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है और इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सेंटेंस दिया है ग्रेटनेस इज व्हाट ब्लैंक यू ऑनरेबल, जो महानता क्या है जो आपको आदर के योग्य बनाती है। तो व्हाट मेक्स, व्हाट विल मेड, व्हाट हैड मेड या व्हाट इज मेकिंग। तो क्या आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर आएगा व्हाट मेक्स, जो आपको बनाती है। प्रेजेंट में हो रहा है बात, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेक्स आएगा। ग्रेटनेस इज व्हाट मेक्स यू ऑनरेबल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें आपको क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है। किस पोर्शन के अंदर एरर है ये आपको इसमें बताना है प्रश्न नंबर 50 में। इट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी को ज्ञात है, दैट कि द कंपनी इज़ एक्सेप्शनली क्लियर अबाउट इट्स पॉलिसीज़, कि कंपनी अपने जो पॉलिसीज है उसके बारे में एकदम क्लियर है। रिगार्डिंग किसके संबंध में? द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के हित के लिए। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयर, ये वाला वेलफेयर यहाँ पे जो दिया गया है प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। ये क्या आएगा? वेलफेयर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वेलफेयर आएगा, वेलफेयर्स नहीं आएगा इसमें। अनकाउंटेबल नाउन इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। जो वेलफेयर्स दिया है ये गलत दिया गया है, इसके अंदर आपको एरर बताना था किस पार्ट में है, तो वो है ऑप्शन सी के अंदर, वेलफेयर्स दिया है उसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 51 है और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स डू नॉट नो हाउ टू डील विद स्ट्रेस इवन दो दे वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट इट। आजकल जो लोग हैं वो स्ट्रेस से डील करना नहीं जानते, हालांकि वो अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाना चाहते हैं। इसके अंदर आपको बताना है कि कहाँ एरर है। देखो, मोस्ट ऑफ द अडल्ट डोंट नो हाउ टू डील विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कैसे डील करें मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे नहीं जानते, बिल्कुल सही है। दे वांट, ये देखो वांट जो आया है वो हमेशा सिंगुलर वर्ड के साथ आता, प्लूरल के साथ नहीं आता। दे है तो दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस इसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वांट्स की जगह क्या आएगा? वांट आएगा ओनली। प्लूरल दिया है तो प्लूरल में वांट आएगा, एस या एस नहीं आएगा। अगर ही सी इट या कुछ होता तो आता। तो वांट्स में एरर है और ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, ये वांट्स की जगह क्या आएगा? वांट आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें एक लाइन दी गई सेटिंग से, ये सेटिंग आउट विद एन ओवरसीज जर्नी। इसमें ये देखो इस सेंटेंस के अंदर ये लाइन करेक्ट दी गई है या नहीं। अगर कोई करेक्शन चाहिए तो 3 ऑप्शन है, उसमें से बताओ आपको कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, नहीं तो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सेंटेंस दिया है गुड प्लानिंग विल कम विल सी सम शिटिंग आउट विद एन ओवरसीज जर्नी विद एनी ट्रबल। इसमें क्या करेक्शन आएगा? देखो, शिटिंग आउट विद एन ओवरसीज नहीं आएगा, विद एन ओवरसीज वाला जो दिया गया है वो इसके अंदर नहीं आएगा। विद एन ओवरसीज ये आएगा ऑन एन ओवरसीज जर्नी, ऑन आएगा यहाँ पे, विद की जगह क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन नंबर 53 और ये भी सेंटेंस रिप्लेसमेंट का है और ये है आर रिक्वेस्टेड टू गो फॉर, और ये यहाँ से आर रिक्वेस्टेड टू गो फॉर, ये इसमें दिया गया है। इसमें बताओ कोई इंप्रूवमेंट करनी है या फिर ये बिल्कुल सही दिया गया है, ये आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर। सेंटेंस क्या दिया है? पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गो फॉर सिक्योरिटी चेक बिफोर दे प्रोसीड टू बोर्ड द फ्लाइट। इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ है। तो देखो, इसमें देखो कोई भी एरर नहीं है, पैसेंजर्स प्लूरल है, इसके साथ आर आ गया, रिक्वेस्टेड टू गो फॉर ए पैसिव वॉइस में दिया गया है, सही है, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं है।
नो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आएगा। पैसिव वॉइस के अंदर ये सेंटेंस दिया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है आर के साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 और 55। इसमें से आपको क्या करना, पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 को ये पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद ये आंसर देना है। कहाँ से पढ़ोगे आप, पीडीएफ से पढ़ोगे। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब, उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पीडीएफ लो, वहाँ से आप ये सोल्व करके देखो। ठीक है, जो क्लास पहली बार जो स्टूडेंट्स देख ले क्लास, वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, यहाँ पर हमारी इंग्लिश भी पूरी हो गई प्रश्न नंबर 55 तक। अब प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से शुरू होती है हमारी हिंदी। अब हम 15 प्रश्न करेंगे हिंदी के, 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न रीजनिंग के। 45 सवाल अब हमारे टोटल इसमें रहते हैं। ठीक है, जीके, हरियाणा जीके और इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह ये हमने कर लिया है। प्रश्न नंबर 56 हिंदी यहाँ से शुरू होती है। प्रश्न नंबर 56 और हिंदी का पहला प्रश्न है ये, अर्धविवृत स्वर कौन सा है। ठीक है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है ये इसमें से बताना है। देखो ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं जो मुख द्वार खुलने के आधार पर बांटे गए हैं। मुख द्वार जो खोलते हैं, मुंह जो खोलते हैं उसके आधार पर ये बांटे गए हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धसंवृत, संवृत और अर्धविवृत। 4 प्रकार के, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं जो हम मुंह खोलते हैं उसके आधार पर। विवृत स्वर के अंदर क्या आता है, जैसे आ, जैसे पूरा मुंह खुलेगा आ के अंदर, वो होता है विवृत स्वर। अर्धविवृत के अंदर क्या होगा, जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुलता है, जैसे ए हो गया, ए हो गया, आ हो गया और औ हो गया, जिसके अंदर आधा मुंह खुले वो होता है अर्धविवृत। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए और आई में से वो होता है आई, जिसके अंदर आधा मुंह खुले। ठीक है, अर्धसंवृत जिसके अंदर आधा मुंह बंद हो, जैसे ए, ओ, वो वाला। और संवृत जिसके अंदर मुंह लगभग बंद हो, जैसे ई, उ। ये तो 4 भेद होते हैं। तो इसमें पूछा अर्धविवृत स्वर कौन सा है, तो अर्धविवृत स्वर आएगा ए, आई वाला। ठीक है, आई एन जो बोलते हैं वो वाला। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, अर्धविवृत स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, मुख द्वार खोलने के आधार पर। ये ध्यान रखना आपको। प्रश्न नंबर 57 दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुग्रहित शब्द लिखा गया है और ये कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अनुग्रहित का जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन बी का, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, गै के नीचे रे ऋषि वाला, अनुग्रहित। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 दिया है, गाय कौन सी संज्ञा है, संज्ञा कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। देखो गाय पूरे गाय समुदाय को दर्शा रही है, एक गाय का मतलब नहीं है। जैसे इसका नाम होता है कि कुछ भी, तो एक अलग बात था, जब होता थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसने गाय लिख दिया तो गाय एक नहीं अनेक होती है, तो क्या होगा, पूरी जाति का बोध करवा रही है, संपूर्ण गाय जाति होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, जातिवाचक। जैसे लड़का का मतलब सारे लड़के आ गए, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, तो सारा कुछ उसके अंदर आ गया जो पूरी जाति का बोध करवाए। अगला है प्रश्न नंबर 59, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताए, कौन सा सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपको जो बताना है रेखांकित पद कौन सा है, वो है यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। देखो मेरा अगर आता मेरी तो ये तो होता है निजवाचक सर्वनाम, मैं इसको सारा बताता हूँ। देखो मेरी अगर शब्द पूछता तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम का। यह मेरी पतंग है, इसका मतलब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय के साथ कह रहा है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह शब्द के लिए मेरी शब्द की पूछता तो होता निजवाचक सर्वनाम, यह शब्द है उसके लिए क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वहाँ कोई लड़का खड़ा है, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित ना हो वो होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का यह शब्द के लिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्न नंबर 60 और इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है, 4 में से 3 शब्द विशेषण है, एक नहीं है।
पथरीला, बर्फीला, नमकीन और नमक। देखो रास्ता पथरीला है, उसकी विशेषता बताई गई, कैसा पथरीला, बर्फीला, नमकीन, ये उनकी विशेषता बताई गई है कि वो चीज़ कैसी है, नमकीन है। लेकिन नमक, नमक क्या है, ये विशेषण नहीं है। नमक जो शब्द है वो विशेषण नहीं है, क्योंकि किसी की विशेषता नहीं बता रहा, नमक एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो नमक क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है, तो नमक जो है वो एक विशेषण नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 61। क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण किसका भेद है, अव्यय का, निपात का, विशेषण का या फिर वाच्य का। तो क्रिया विशेषण जो भेद है वो किसका भेद है, अव्यय का। किसका भेद है, अव्यय का एक भेद है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया क्रिया विशेषण, एक हो गया संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, एक हो गया समुच्चय बोधक और एक हो गया विस्मयादि बोधक। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अव्यय के ऊपर प्रश्न जरूर आता है। हमने जितने प्रैक्टिस सेट किए उसमें अव्यय के ऊपर एक प्रश्न जरूर आया है। अगला है प्रश्न नंबर 62। इन 4 विकल्पों में से 3 एक समान लिंग के हैं, चौथा असंगत शब्द बताएं। यानी कि 4 में से 3 शब्द या तो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, चौथा शब्द उनसे अलग है। यानी कि 3 ऑप्शन अगर पुल्लिंग है तो चौथा शब्द स्त्रीलिंग मिलेगा, 3 शब्द स्त्रीलिंग है तो चौथा पुल्लिंग मिलेगा। देखो वायु, वायु कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, वायु शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। उपहार, उपहार कैसा शब्द है, ये है पुल्लिंग। ठीक है, यानी कि ए और सी में से एक उत्तर होगा, ये तो कन्फर्म हो चुका भाई। बाकी देखते हैं बी और डी में कौन से दे रखे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं ए और सी में से। धातु, धातु क्या होती है, स्त्रीलिंग होता है। दया करना, ये भी क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनमें से ए, बी और डी 3 ऑप्शन स्त्रीलिंग है, चौथा है ऑप्शन सी जो अलग है। तो इसमें से असंगत शब्द पूछा है वो हो जाएगा उपहार। उपहार शब्द है वो असंगत हो जाएगा और वो कैसा शब्द है, पुल्लिंग है इस उपहार। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। देखो कारक होते हैं 8 प्रकार के, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता होता है सबसे पहले, कर्ता का क्या चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता क्या होता है ने। उसके बाद होता है कर्म, कर्म का क्या होता है, करण, कर्म को। उसके बाद होता है करण कारक, करण का क्या होता है, से के द्वारा। ठीक है, तो ये दिया गया से के द्वारा किसका होता है, करण कारक का। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान का होता है से अलग होने की स्थिति में। देखो एक ये से के द्वारा ये होता है करण के लिए और एक होता है आपादान। आपादान में भी से होता है लेकिन से किसके लिए होता है, वो अलग होने के लिए, अलग की स्थिति हो तब होता है आपादान कारक। संबंध होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण होता है में और पर। संबोधन में होता है हे, अरे, ओ। ठीक है, 8 प्रकार के कारक ये होते हैं। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, से के द्वारा, इसमें आ जाएगा कर्ण कारक। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 दिया है, अगहन का तत्सम रूप क्या होगा। अगहन का तत्सम रूप, अगहन का तत्सम रूप होगा अग्रहायण। क्या होगा, अग्रहायण, ये होगा। अगहन हिंदू पंचाग का एक महीना है जिसे संस्कृत, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में लाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ये ध्यान रखना। जिन शब्दों को बिना परिवर्तन के सीधा संस्कृत से हिंदी में ले गए आए उनको तत्सम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किस शब्द का कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है। अनपढ़, भारतीय, अवस्था और विद्यादान। कौन सा संस्कृत शब्द मतलब स्वतंत्र शब्द नहीं है, मतलब क्या है कि इसमें से कुछ जुड़ा है इसमें से। जैसे इसमें जो प्रॉपर दिया है इसके अंदर वो दिया है अवस्था, अवस्था शब्द है जो स्वतंत्र शब्द नहीं है। ठीक है, अवस्था शब्द इसका निर्माण किया हुआ अवय प्लस स्था से जोड़कर। ठीक है, अवय उपसर्ग से को क्या क्या बनेगा, अवकाश, अवकीर्ण, अवगत, अवगुण, ये सब। ठीक है, अनपढ़, अन प्लस पढ़, भारतीय, भारत प्लस ये, विद्यादान, ये तीनों शब्द अलग मीनिंग निकले, लेकिन अवस्था ये एक स्वतंत्र शब्द नहीं है, बाकी तीनों ही स्वतंत्र शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम क्या होगा। ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम क्या होगा। ठीक है, ऊर्ध्व शब्द का सही जो विलोम होगा वो होगा अध। क्या होगा, अध, ऊर्ध्व शब्द का विलोम। ठीक है,
अंत का विलोम होता है आदि, अंत का आदि, शाश्वत, क्षणिक, ये सब होते हैं अंत शब्द का विलोम। तो इस प्रश्न नंबर 66 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का। प्रश्न नंबर 67 दिया है कि दिए गए विकल्पों से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए, यानी कि जो ऐषणा का मतलब है वही दूसरे शब्द का क्या होगा, तो वो होता है अभिलाषा। ऐषणा का मतलब क्या होता है, अभिलाषा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। प्रश्न नंबर 67 है दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐषणा जो शब्द है इसका समानार्थी यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, अभिलाषा, प्यार, लालच या लोभ। तो ऐषणा जो शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द बनेगा वो बनेगा अभिलाषा। ऐषणा शब्द का जो पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द बनेगा वो बनेगा अभिलाषा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 68, किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है, किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है। देखो सूर्य उदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है, सूर्य का तेज प्रकाश भी होता है, लेकिन जो शब्द दिया है ज्योत्सना, इसका संबंध सूर्य से नहीं है। ठीक है, ज्योत्सना जो है इसका संबंध सूरज से नहीं है और इसका संबंध किससे होता है, चांदनी से। किससे है इसका संबंध, चांद की चांदनी से। तो प्रश्न नंबर 68 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ज्योत्सना शब्द का सूर्य से संबंध नहीं है, इसका संबंध है चांदनी से। प्रश्न नंबर 69 है चिर और चीर का क्या अर्थ है। चिर और चीर का क्या अर्थ है, तो ये जो चीर है इसका अर्थ होता है कपड़ा। चीर यानी कि वस्त्र, कपड़ा, पट, वसन ये सब। और एक होता है चीर जो बोलते हैं चीरकाल, चीरकाल, ठीक है, यानी कि पुराना। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। चिर और चीर इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पुराना और कपड़ा। पहले बार चीर का मतलब है पुराना, दूसरे बार चीर का मतलब है कपड़ा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का। प्रश्न नंबर 70 है जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जिस पर अनुग्रह किया गया वो होता अनुग्रहित, और हमने ऊपर ही देखा था प्रश्न अनुग्रहित शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। तो अनुग्रहित का शुद्ध रूप है ये ऑप्शन बी वाला, अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। ठीक है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। तो 70 प्रश्न हमारे हो चुके इस प्रैक्टिस सेट के, और इंग्लिश के साथ साथ हमारी हिंदी भी पूरी हो गई। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश से 5 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब 15 सवाल आएंगे गणित के, 15 आएंगे रीजनिंग के। ठीक है, सवाल नंबर 71 से हमारा गणित शुरू होगा। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आपको नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना है। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 हम करने लग रहे, 31 हमारे हो चुके हैं। सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल है 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 2 अंक दहाई के स्थान पर जैसे आता है 21 में, ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया। तो 21, 22, 23 ये सारा करके 29 तक आएगा, और एक आता है 20 के अंदर। ठीक है, 10 बार तो कब आएगा, 20 से लेकर 29 तक कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। इसने पूछा दहाई के अंक पर, ये दहाई वाला ये लेफ्ट साइड में होता है, इसमें 10 बार तो आता है, ये इसमें 2 वाली लाइन में, और किसी भी लाइन में नहीं आता। जैसे हम बोलेंगे 12, तो 12 में ये दहाई पे नहीं है, किस पे है, इकाई पे है। ठीक है, इसने पूछा किस पे है, दहाई पे पूछा है, तो ये नहीं आएगा। दहाई के अंक पर सिर्फ 2 वाली लाइन है, वो उसमें ही आता है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये टोटल 10 बार आता है दहाई के स्थान पर दुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन सी, 10 बार आता है 2 दहाई के स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का। अगला है एक अभाज्य संख्या क्या है। एक अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको बतानी है। इसमें 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, गलत है।
केवल स्वयं और एक से विभाजित होती है, ये है बिल्कुल सही। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से भाग होती है और एक से भाग होती है वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। कोई भाज्यक नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो भाज्य संख्या की जो प्रॉपर डेफिनेशन आएगी वो आएगी ऐसी संख्या जो खुद से और एक से भाग होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका प्रॉपर उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा पूछी गई है इसके अंदर। अगला है सवाल नंबर 73। 0.0987 इसको भिन्न में बनाना है और बार दिया गया है 8 7 के ऊपर। तो इसमें क्या करना है, पहले तो सारी संख्या लिख लेनी है बिना पॉइंट के। 0.987 ये संख्या हो गई। इसमें से वो घटा दो जिस पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद किस पर बार नहीं है, 0 और 9 पर, तो 0 9 इसमें से घटा दो यानी कि 9। अपॉन में जितने संख्या पर बार है उतने 9 के लिखने हैं। 2 पर बार है तो 2 बार 9 का लिखा जाएगा। जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाने हैं। 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 लगेगी। तो 987 में से पहले तो 9 घटाओ तो कितना बचेगा, 978 बचेगा, बटे में 9900। 978 बटे में 9900 और ये 3 से कट जाएगा, ये आएगा 326 बटे 3300। ठीक है, ये 3 से काट देना है। 326 बटे 3300 इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सवाल नंबर 73 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 326 बटे 3300। सवाल नंबर 74 दिया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। अधिकतम अंक 750 है, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पेपर कितने नंबर का है? 750 नंबर का। पास होने के लिए चाहिए कितने? 38%। यानी कि क्या करना हमें, 750 का 38% निकालना है। 750 का 38 बटे 100, 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 दूनी 10, 15 5 75, 5 से काटेंगे 19 से, तो 19 गुणा में 15 आपको करना है और ये आएगा 285। 19 गुणा में 15 करेंगे 285। भाई 15 को 20 से गुणा कर दो 300, इसमें से 15 घटा 285 आ जाएगा, सीधा गुणा करने का तरीका। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। हमें 750 का 38% निकालना, जो आएगा 285। ऑप्शन ए सवाल नंबर 74 का। अगला है सवाल नंबर 75। इसमें क्या दिया है कि कक्षा 10वीं में पास 10वीं के छात्रों के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। 96% छात्र पास हुए, 50 छात्र फेल हो गए। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? देखो 96% पास हो गए, 50 फेल हो गए, यानी कि 4% बच्चे फेल हो गए। भाई 96% पास है तो फेल कितने हैं? 4%। 4% की वैल्यू दे दी 50। 4% बच्चे फेल हुए थे और इसने दिखा कितने बच्चे फेल हो गए? 50, यानी कि 4% किसके बराबर है? 50 के। तो टोटल बच्चे कितने होते हैं? 100%। तो 100% किसके बराबर आएंगे? 50 बटे में 4 गुणा में 100। 50 बटे में 4 गुणा में 100 और ये कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, तो टोटल क्लास में कितने बच्चे थे? 1250 बच्चे थे। 1250 बच्चों ने परीक्षा दी थी। 50 बटे में 4 गुणा में 100 करना है। आगे दिया है सवाल नंबर 76। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24, 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती है? यानी कि इसका आपको HCF निकालना है, 24 का, 36 का और 60 का। कैसे निकलेगा? ऑप्शन से देख लो। अगर नहीं भी निकालना था तो वो संख्या देख लो जो तीनों को भाग करती है बड़ी से बड़ी। 16 से 24 भाग नहीं होता, 16 नहीं होएगा। 12 दूनी 24, 12 तक 36, 12 5 60, तो यानी कि 12 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 24, 36 और 60 को पूर्ण रूप से भाग करती है। प्रश्न नंबर 76 ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 73। ये बीच में भाग का निशान है, ये माइनस का, तो 5 दिया 15, 3 और 2 5, ये इधर भाग का निशान और ये कितना हो जाएगा? 17 और ये 85। 85 को पहले भाग देंगे 5 से तो कितना बनेगा? 17 माइनस 15। 17 में से 15 गए तो 2। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। 17 में से 15 गए तो 2 बचेगा, क्योंकि ये भाग का निशान है यहाँ पे। पहले इसको यहाँ से भाग देंगे तो 17 आएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 77 का। सवाल नंबर 78 दिया गया है आगे। 5 संख्याओं का औसत 120 है। एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है, तो अलग की गई संख्या बताओ। इसका 2 तरीके हैं। पहले तो ऐसे कर लो, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 120, तो टोटल कितना हो गया इनका? 120 गुणा 5 कितना हो गया? 600। 4 संख्याओं का औसत दे दिया कितना? 130, इनका टोटल कितना होएगा? 13 चौक 52, 520। तो संख्या गई कितनी है? 600 में से 520 घटा दो, 80 गई है। ठीक है, 5 संख्या का औसत 600 था, 4 का औसत 520, तो कौन सी संख्या गई है? वो 80 गई है। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका देखो,
120 थे औसत 130 हो गया। भाई पहले मान के चलो हमारी संख्या वो 120 थी, भाई 5 संख्याओं का औसत 120 है तो वो संख्या भी 120 थी। अब 4 संख्याओं का औसत 130 होगा, कितना बढ़ गया 10। 4 संख्याओं का बढ़ गया यानी कि 40 नंबर फालतू बढ़ गया, तो इसका मतलब ये संख्या 40 कम थी। कितनी थी ये? 80 थी। कैसे भी आप निकाल सकते हो, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 80। अगला सवाल नंबर 79, एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है, यानी कि एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई ये दे रखा 3/2। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात निकालना है। इंग्लिश में जो स्टेटमेंट दे रखी है ये गलत दे रखी है, इंग्लिश में गलत दे रखी है, हिंदी वाली सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमें निकालना है। दे क्या रखा है? एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 दे रखा। पहले इनकी आर पार गुणा करके एक्स और वाई के रूप में अनुपात निकाल लो, यानी कि 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा? 3 इंटू में एक्स माइनस वाई। 2x जमा 2y बराबर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3y। ठीक है, तो ये इधर लेके आएंगे तो ये क्या बचेगा? माइनस का x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5y, यानी कि x बराबर 5y आ जाएगा। x बराबर 5y और x बटे y कितना आ जाएगा? 5/1। x की जगह 5 रख दो, y की जगह 1 रख दो, उत्तर आ जाएगा। x की जगह 5 और y की जगह 1 रखना है हमने। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 जमा 1 बटे में 25 माइनस 1, यानी कि 26/24। 26/24 का मतलब क्या होगा? 13/12। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 79 का उत्तर हो जाएगा 13/12, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों में से एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है, यहाँ से एक्स बटे वाई का मान निकाल लो। एक्स बटे वाई आएगा 5/1, यानी कि एक्स का मान 5 रखो, वाई का मान 1 रखो। आगे है सवाल नंबर 80, ये है लाभ हानि पर। 35 आम बेचने पर लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत होगा 7/35 गुणा में 100। सीधा सीधा ये फार्मूला है, 7/35 गुणा में 100, यानी कि 7 5 35 और ये काटेंगे तो 20% लाभ हो जाएगा। 7/35 गुणा में 100। देखो आम बेचे 35 तो खरीदे भी 35 थे, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 35 का। लाभ कितना हुआ? 7 का क्रय मूल्य है, तो 7 का क्रय मूल्य बटे 35 का क्रय मूल्य गुणा में 100। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट गया, 7/35 गुणा में 100 हो जाएगा। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20% इसको लाभ हुआ था। सवाल नंबर 81 दिया है, 24,000 की एक राशि 5 साल के लिए 18% साधारण ब्याज पर कितनी होगी? साधारण ब्याज का खिलाफ मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गई। 24 5 120, 120 को 18 से गुणा करनी है सीधा सा। ठीक है, और ये टोटल कितना आ जाएगा? 21,600। ये क्या आएगा? 21,600। अब इसने पूछी है राशि कितनी है, तो वो क्या आएगा? मूलधन और ब्याज जोड़ दो। ठीक है, मूलधन और ब्याज जोड़ दो। 24,000 जमा 21,600 आपने जोड़ देना है, और ये बन जाएगा 45,600। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 का ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 45,600। आगे दिया सवाल नंबर 82, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में, दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करें तो बचा हुआ काम क्या होगा? देखो ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ए की एफिशिएंसी 3 आएगी, बी की 2 आएगी, टोटल काम कितना हो गया? 30 यूनिट। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। 5 दिन में कितना काम करेंगे? 25 यूनिट। 30 काम था, 25 इन्होंने कर दिया, कितना काम बच गया? 5। टोटल काम कितना था? 30। 5 का 30 बच गया, यानी कितना हिस्सा बच गया? 1/6 हिस्सा बच गया। इसने लास्ट पूछा ना बचा हुआ काम कितना होगा, तो 5 काम बच गया, टोटल काम कितना था? 30। 30 का 5 कितना होता है? 1/6। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। इसने लास्ट में पूछा कि बचा हुआ काम का कितना हिस्सा बच गया, तो 1/6 हिस्सा बच गया। अगला है सवाल नंबर 83, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत गति बताओ। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितनी है? 60 + 65 + में 70
और टाइम कितना है 3 घंटे का। ठीक है, यानी कि कितना बनेगा 195/3 बनेगा, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत स्पीड आ जाएगी। कितना उत्तर आएगा इसका सवाल नंबर 83 का? 65 किलोमीटर। फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे में टोटल समय, ये होगा एवरेज स्पीड का। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल नंबर 83 का। सवाल नंबर 84 है और ये डायग्राम के हिसाब से दिया है। इसमें पूछा है y1 की तुलना में 15 की प्रति वर्ग मीटर उपज में कितना प्रतिशत का बदलाव है। ये 15 नहीं y5 आएगा। ये इसमें इंग्लिश में देखो आप, कहाँ गया ये सवाल, ये रहा। इंग्लिश में देखो, ये इसमें पूछा है y1 और y5 का है। ये 15 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा y5 और y1 का कंपैरिजन करना है। y1 और y5 का आपको कंपैरिजन करना है। इसका 25% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 25% इसका उत्तर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 85 गणित का आखिरी सवाल है और ये है मिक्सचर और एलिगेशन पर। दूध और पानी का अनुपात है 9:7, मिल्क और वाटर का अनुपात है 9:7। दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है। दूध की मात्रा पानी से कितनी अधिक है? 2, और 2 का मान कितना दे दिया? 4 लीटर। तो 1 का मान कितना, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। इसने पूछा कि मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। दूध का मान कितना है? 9। 1 की वैल्यू 2 आ गई तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 गुना 2 करेंगे तो 18 लीटर। दूध पूछा तो 18 लीटर, अगर पानी पूछता तो 7 दूनी 14 लीटर आ जाता। दोनों पूछते तो 9 7 16 को 2 से गुणा कर देते 32 आ जाता। तो प्रश्न नंबर 85 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सी उत्तर आएगा इसका। समझ गए कैसे भाई? 9:7 दे दिया और ये कह रहा है इन दोनों के बीच में अंतर 4 लीटर का है, लेकिन इनके बीच में अंतर है कितने का? 2 का। या तो इसको 4 बना लो तो इसका मतलब क्या आएगा? 18:14 में आएगा। इनका अंतर भी 4 है, तो दूध कितना हो गया? 18, पानी कितना हो गया? 14। तो 85 नंबर का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 सवाल थे गणित के और यहाँ पर आके हमारा गणित भी पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 86 से लेकर 100 तक 100 सवाल बचे हैं। ये है रीजनिंग के। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित हमने कर लिया है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 86 पे और यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है। सवाल नंबर 86 जो रीजनिंग का पहला सवाल है, ये है कथन और निष्कर्ष का ही। स्टेटमेंट अलग अलग दे रखी है, वो पढ़ो आप। वक्तव्य का मतलब स्टेटमेंट दे रखी है और ये 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, 1 और 2। इसमें यह पूछा है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। स्टेटमेंट पढ़ते पहले क्या दे रखा है कि जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए हैं उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया। यहाँ पर में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, इसने दिया है कि जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं करी है उनको प्रैक्टिकल पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। जो साइंस की जो परीक्षा है उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। ये इसने स्टेटमेंट दी है। 2 पूर्वानुमान है, 2 निष्कर्ष दिए हैं कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। पहला है कि प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती है। देखो इसके बारे में कोई नहीं कहा गया, कुछ भी बात नहीं कही कथन के अंदर कि भाई छात्रों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है या नहीं बनाती, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो पूर्वानुमान एक तो गलत हो चुका है। ठीक है, पहली बात तो ये इसमें यह है कि जो कथन दे रखा वो 100% सही है, हमने ये अजूम करके चलना है। यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो हो गया गलत। दूसरा दिया है कि रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल ज़रूरी है। देखो जिसने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं करी वो पेपर में नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब है कि पेपर में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? यहाँ पर ये नहीं आएगा उपस्थित में होने दिया जाएगा, इसमें आएगा उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो निष्कर्ष 2 है केवल उसी का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए आएगा, केवल पूर्वानुमान जो घ यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष 2 का करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 दिया गया है और ये रीजनिंग का ही प्रश्न है। डायरेक्शन के आधार पर ये प्रश्न है, दिशा के आधार पर। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरों में 4 जानवर को देखा। उसके सामने एक बंदर है, उसके पीछे बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके बाएं और दाएं ओर है। यदि व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है। आपको लास्ट में बताना है बाघ और शेर किस दिशा में है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले ऐसे बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
इसमें सबसे पहले आदमी का मुंह देखो किधर है, सूर्योदय की साइड। सूर्योदय किधर होता है, ईस्ट की साइड। तो आदमी का मुंह है इधर ईस्ट की साइड। अब इसने क्या कहा है कि उसने देखा कि उसके सामने बंदर है, तो इधर ईस्ट में कौन है, मंकी है। उसके पीछे बाघ है, तो वेस्ट में कौन हो गया, बाघ, टाइगर हो गया वेस्ट में। ठीक है। शेर और हाथी उसके बाएं और दाएं हैं। शेर है उसके लेफ्ट में, लॉयन, यानी कि नॉर्थ में लॉयन है, और इधर है नीचे एलिफेंट, साउथ में। लास्ट में पूछा कि बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में, बाघ इधर है। तो अगर यहाँ से डायरेक्शन बनाएंगे, ये नॉर्थ बनेगी, ये ईस्ट बनेगी, तो बाघ के संदर्भ में टाइगर किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 का, उत्तर पूर्व में है। लास्ट में ध्यान रखना, बाघ और शेर का इसने पूछा है, तो बाघ के संदर्भ में जो शेर आएगा वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ऐसे बनाएंगे तब। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। अगला है प्रश्न नंबर 88। मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, ऐसे बना लो, पहले कोने में एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वे। देखो डायरेक्शन का प्रश्न आता ही ऐसे डायरेक्शन बना लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। दक्षिण की ओर चलना कर मतलब नीचे शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, फिर बाएं मुड़ी, फिर ये इधर मुड़ेगी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ी तो ये इधर मुड़ेगी। उसके बाद दाएं मुड़ी, फिर ये इधर मुड़ेगी, फिर दाएं मुड़ी, फिर ये इधर मुड़ेगी वापस इस साइड। ठीक है। अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, ये इस दिशा में मुंह करके खड़ी है, और ये कौन सी दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन। किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर वो ऐसे चलेगी, तो लास्ट में इस साइड मुंह आएगा पश्चिम दिशा की तरफ। सवाल नंबर 89 है कि एक सित्री एक बिंदु से चलती है 15 मीटर दक्षिण की ओर, बाएं मुड़ के 12 मीटर चली, और उसके बाद दाएं मुड़ी 5 मीटर चली। ये आपको खुद से सोल्व करना है। दिशा का सवाल है, डायरेक्शन के सवाल काफ़ी आ रहे हैं पेपर के अंदर, आपको ये करना है। ठीक है। सवाल नंबर 89 का उत्तर आ जाएगा 12 मीटर, ये इसका उत्तर होगा, आपको खुद से सोल्व करके देखना ही है। अगला है प्रश्न नंबर 32, कथन निष्कर्ष। 2 कथन दे रखे हैं, 2 निष्कर्ष दे रखे, आपको बताना कौन सा सही है। कथन दे रखा है कि सभी जैगुआर चित्ता है, जैगुआर चित्ता, और सभी चित्ता तेंदुए हैं, ऐसे। ये जैगुआर हो गया, ये चित्ता हो गया, और ये क्या हो गया, तेंदुआ हो गया। कुछ चित्ता जैगुआर है, कुछ चित्ता ये है जैगुआर है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा, कुछ चित्ता जैगुआर। देखो बाहर से अंदर आएगा तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। ठीक है, निष्कर्ष एक सही है। कुछ तेंदुए जैगुआर है, कुछ तेंदुए जैगुआर है, बिल्कुल है। दोनों ही निष्कर्ष सही है, एक भी सही है और निष्कर्ष 2 भी सही है। और ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का ही पालन करता है। सवाल नंबर 90 का ऑप्शन बी उसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 91 है, ये कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कथन क्या है, सभी बंदर लंगूर है, सभी गोरिल्ला भी लंगूर है, यानी कि सभी गोरिल्ला भी लंगूर है, ये चीज़ बनानी है। तो ये लंगूर है, इसके अंदर बंदर भी आएगा और गोरिल्ला भी आएगा। ये क्या हो गया, बंदर, ये क्या हो गया, गोरिल्ला, और ये बाहर वाला क्या है, लंगूर हो गया। निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ बंदर गोरिल्ला है, कुछ बंदर गोरिल्ला है, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, यानी कि पहले वाला गलत हो गया। दूसरा कि कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ लंगूर बाहर वाला, गोरिल्ला अंदर है, बिल्कुल सही है। बाहर से अंदर आएंगे तो स्टेटमेंट सही होएगी निष्कर्ष। तो केवल निष्कर्ष बी का अनुसरण करता है। जो निष्कर्ष नंबर 2 दे रखा केवल उसी का अनुसरण करता है, और ये बात कहाँ लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 92। सुमन और राजेश एक पंक्ति में स्थान पर बाएं से 12वां और दाएं से 8वां है, यानी कि सुमन का बाएं से 12वां है, राजेश का दाएं से 8वां है। वे आपस में स्थान बदले तो राजेश का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान होगा और समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं। ये 2 बात आपको बतानी है। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे बैठे हैं, सुमन बैठी है, ये बैठी है बाएं से 12वें नंबर पर, इधर बैठा है राजेश, राजेश बैठा है इधर दाएं से लेके देखे तो 8वें नंबर पर। अब अगर आपने जगह बदल ली तो राजेश जो आ गया, अब ये दाएं से कितने नंबर पर हो गया, 17वें नंबर पर, यानी कि जो सुमन है वो दाएं से कितने नंबर पर थी, 17वें नंबर पर थी। सीधी सी बात तो ये हो गई भाई। अब राजेश का दाएं से 17वां हो गया तो पहले सुमन ही तो थी। अब प्रश्न क्या बन गया, सीधा सीधा
कि सुमन पहले बाएं से 12वें नंबर पर थी और दाएं से अब 17वें नंबर पर है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए क्लास में? 17 और 12 घटा दो, 17 और 12 कितना हो गया? 29, 29 में से 1 घटा दो, तो कुल समूह में कितने बच्चे आ गए? 29 लोग हैं। लाइन में टोटल कितने खड़े? 28। 29 में से 1 घटेगा तो 28। समझ गए? अब इसने कहा कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो देखो अब इसमें एक पूछा है सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है। देखो पहले ऐसे बैठी थी, सुमन यहाँ पे थी और राजेश यहाँ पे था। सुमन लेफ्ट से कितने नंबर पर थी? 12वें नंबर पर थी। राजेश राइट से कितने नंबर पर था? 8वें नंबर पर था। जगह बदलने के बाद राजेश यहाँ पे आ गया। अब राजेश का यहाँ से कितना नंबर हो गया? 17वां नंबर हो गया। मतलब पहले 8वां नंबर था, अब 17वां नंबर हो गया। लेकिन दोनों के बीच में कितने बैठे? 9 बंदे। पहले ये बाएं से 12वें नंबर पर थी, अब इधर आ गई, तो पहले ये थी 12वें नंबर पर, 9 बंदे और ऐड हो गए, बीच में 9 बंदे ऐड, तो अब कौन से नंबर पर आ गई? 21वें नंबर पर। तो सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है? 21, और ग्रुप में टोटल बच्चे कितने खड़े हैं लाइन में? 28। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बाएं से 21वां नंबर है और लाइन में टोटल 28 बंदे खड़े हैं। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, 21 और 28। सवाल नंबर 93 दिया है, इनमें से अलग बताना है। 123, 234, 129 और 148, इसमें से क्या अलग है? देखो ये है, ये 3 से भाग होएगी, ये भी 3 से भाग हो रही है, ये भी 3 से भाग हो रही है, लेकिन ये जो संख्या है ये 3 से भाग नहीं होती। ठीक है, 3 से भाग नहीं होता 148, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? 148। 3 से भाग नहीं होता। ठीक है, 148 3 से भाग नहीं होता, बाकी तीनों संख्या 3 से भाग होने वाली है। अगला है सवाल नंबर 94। 4 आकृति दी गई है, उसमें से ये बताना है कि अलग कौन सी है। इसमें से अलग कौन सी है? देखो ये बीचों बीच निकला, ये डायमीटर हो गया, व्यास, ये भी केंद्र से गुजर रही है, ये भी केंद्र से गुजर रही है, लेकिन ये नीचे से गुजर रही है। ठीक है, ये नीचे से गुजर रही है, इसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, जो ये डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं इसको। तो आकृति एक है जो वो इसमें से अलग दी गई है, सबसे अलग। ठीक है, बाकी जो सारी रेखाएं हैं इसको 2 भागों में, बराबर भागों में बांट रही है, एकदम बीचों बीच से गुजर रही है इसके। अगला है सवाल नंबर 95, कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का कथन है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। एक लड़की है, वो अपने फ्रेंड को कह रही है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। इस बात से क्या निष्कर्ष निकलेगा वो आपको बताना है। पहला कि अनीता के पास एक कुत्ता है, बिल्कुल, तभी तो वो कह रही कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, तो इसका मतलब अनीता के पास एक कुत्ता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद है कि उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता, ये तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे कुत्ते को केवल भोजन पसंद है, उसने कहा कि भोजन पसंद है, इसका मतलब कुछ और भी खाता होगा। ठीक है, तो ये दूसरा नहीं निकला, केवल निष्कर्ष एक का ही अनुसरण करेगा। समझ गए? और ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर, इसमें ऑप्शन जरूर देख लेना कहाँ पर दिखी गई है। केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करेगा। अगला सवाल नंबर 96, इसमें से बताना है कि कौन सा अलग है। ये 4 दे रखे हैं अल्फ़ाबेट, इनमें से बताना है कौन सी सीक्वेंस अलग दी गई है। देखो S और N कितने का गैप है? -5 का। G और B कितने का गैप है? -5 का। K और F कितने का गैप है? -5 का। H और D का कितने का गैप है? -4 का। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला अलग हो गया। दोनों के बीच में 5-5 का गैप है, दोनों अल्फ़ाबेट के अंदर, लेकिन ऑप्शन डी में जो H और D दिया है इसमें -4 का गैप है, यानी कि 4 डिजिट का गैप है, 4 लेटर्स का गैप है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 97, और इसने पहले से ही आकृति बना के दे रखी है। 6 कार खड़ी है, STUVWXY, बाएं से दाएं खड़ी है, T एकदम दाएं छोर पर खड़ी है। ये इन्होंने स्टेटमेंट पहले बना के दे रखी है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो हमें बनानी पड़ती। सीधा इसने प्रश्न पूछा है कि W किस कार के तुरंत दाईं ओर खड़ी है। W किस कार के तुरंत दाईं ओर? तो S के तुरंत दाईं ओर खड़ी है W, तो किसके खड़ी है? S के। ठीक है, और S किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो W है वो S के तुरंत दाएं ओर खड़ा है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है 98, और ये इसमें स्टेटमेंट पहले से दे रखी है। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है, ये इसने डायग्राम बना के दिया गया है। ठीक है, ये इसने डायग्राम बना के पहले से ही दिया गया है। ये जो बात पूछी है ये इसने ऐसे स्ट्रिंग अरेंजमेंट कर रखी है। प्रश्न है कि फोटोग्राफर के बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में ये 5 बंदे हैं, इन्हें बीच में कौन बैठा है? राम।
बीच में कौन बैठा फोटो के लिए? राम बैठा है। और ये कहाँ दिया है? ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर। बीच में कौन बैठा है? राम। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, राम बैठा है। सवाल नंबर 99 है और इसमें आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? देखो 7 है, इसमें कितना जोड़ दिया? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। 11 है, यहाँ पे 20 आ गया, कितना जोड़ दिया? 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। 20 है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। तो 20 और 16 करेंगे तो कितना आएगा? 36। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और वो दिया है ऑप्शन डी के अंदर। कहाँ दिया है? ऑप्शन डी के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, पहले में 2 का स्क्वायर ऐड है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सवाल नंबर 100 आखिरी सवाल है और इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पहले तो 84, 14 और 12 का रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, 84, 14 देखो 12 ये इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 7। 12 7 84 और ये 7 का डबल है। इसको इससे भाग देंगे क्या आएगा? 9, 9 का डबल 18। इसको इससे भाग देंगे क्या आएगा? 8 और 8 का डबल कितना आएगा? 16, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इन दोनों संख्या को आपस में भाग दे के उसका डबल करना है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 था। 100 के 100% हमने इसमें करे हैं। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, गणित और रीजनिंग के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटी का। 31 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, 32 आज हमने करा है। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मिलेगी, नॉलेज हब के नाम से। और जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये टेस्ट सीरीज आर्यभट्ट अकेडमी के द्वारा दी गई है। 100 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो हमने करे हैं। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 पूरा हुआ। कल करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। तो फिलहाल यही था आज की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।